एक वक्त था जब पाकिस्तान को एशिया का टाइगर कहा जाता था। 1960s के दौरान उसकी इकोनॉमी इतनी तेज बढ़ रही थी कि एक्सपर्ट्स कहते थे अगर ये पेस चली तो पाकिस्तान एशिया का जापान बन सकता है। लेकिन आज वही देश महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ टेल दाब चुका है। डॉलर के म्यूकेबल में रुपी रोज गिरता जा रहा है। IMF के लोन्स पार देश चल रहा है और आम आदमी के लिए एक वक्त का खाना अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? किसने पाकिस्तान के सपने चुरा लिए? जवाब एक ही है, करप्शन। आजादी के बाद पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज लेकिन उनके पास उम्मीद थी। 1950s और 60s तक अयूब खान के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव राखी गई। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आई, एक्सपोर्ट बढ़े और कराची एक ट्रेड हब बन गया। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट्स कहते थे कि पाकिस्तान इज अ मॉडल फॉर अदर डेवलपिंग नेशंस। लेकिन जहां डेवलपमेंट हुआ वहीं पर एक छुपी हुई बीमारी भी फैल रही थी, ब्राइबरी और फेवरेटिज्म। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ अन लॉग-ऑन को मिलते थे जो ऊपर तक पैसा पहुंचा सकते थे। जो ईमानदार थे वो सिस्टम से बाहर कर दिए जाते थे। अयूब खान के बाद 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो आए। उन्होंने सोशलिज्म के नाम पर इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन डिजास्ट्रस। फैक्ट्री ओनर्स और बिजनेसमैन जिन्हें सालों तक अपनी इंडस्ट्रीज चलाने का तजुर्बा था, उनसे कंट्रोल लेकर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया गया। और ब्यूरोक्रेसी क्या करती थी? रिश्वत लेके नौकरियां बांटना, कॉन्ट्रैक्ट्स अपने लोगों को देना और प्रॉफिट्स का हिस्सा बांट लेना। एक टाइम पर फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आकार कोलैप्स हो गई। फिर 1980s में जियाउल हक ने मिलिट्री रूल लगाया। अफगानिस्तान वॉर चालू था और अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एड पाकिस्तान को मिल रहे थे। ये पैसा मिलिट्री, डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए था, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और ही हो रहा था। ये पैसा जनरल्स, मिनिस्टर्स और उनके रिलेटिव्स के फॉरेन बैंक अकाउंट्स तक पहुंच गया। आर्मी के अंदर भी करप्शन अपनी जगह बना चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980s तक पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी, यानी वो पैसा जो इलीगल तरीके से कमाया जाता था, टोटल GDP का आधा हिस्सा बन चुकी थी। मतलब जितनी ऑफिशियल इकोनॉमी थी उतनी हाई शैडो इकोनॉमी भी चल रही थी। 1990s में जब डेमोक्रेसी वापस आई, लोगों ने सोचा था अब सब कुछ बेटर होगा, लेकिन रियलिटी और भी खतरनाक थी। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के गवर्नमेंट्स के बीच पावर का गेम चलता रहा। दोनों ने करप्शन के नए रिकॉर्ड्स बनाए। बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कहा जाता था, क्योंकि हर बेड प्रोजेक्ट या डील में उनका 10% कमीशन फिक्स होता था। नवाज शरीफ पर भी मोटरवे और स्टील मिल्स प्रोजेक्ट्स में किकबैक्स लेने के आरोप लगे। इन पॉलिटिकल वॉर्स के बीच पाकिस्तान के आम लोगों का फ्यूचर खत्म होता गया। एजुकेशन और हेल्थ केयर पे पैसा लगने के बजाय फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार्स और पर्सनल प्रॉपर्टीज पे खर्च होने लगा। 2000s में मुशर्रफ ने कूप करके पावर संभाली। उन्होंने करप्शन खत्म करने के प्रॉमिसेस किए, पाकिस्तान फर्स्ट का नारा दिया और इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की। पहले कुछ साल सबको लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा। स्टॉक मार्केट बूम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न, पावर के साथ करप्शन। डिफेंस और टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में पैसा गायब होने लगा। मुशर्रफ के आसपास के ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल एम्पायर्स खड़े कर लिए। ये वही दौर था जब पाकिस्तान IMF के लोन के बिना टिक नहीं पा रहा था। हर नए लोन के साथ नए टैक्सेस लगाए जाते और पैसा जनता के लिए कम पड़ता जाता। 2010s में जब डेमोक्रेसी फिर से आई तो करप्शन और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों पर मल्टी-बिलियन डॉलर करप्शन केसेस चले। पनामा पेपर्स के लीक्स ने उन सबको एक्सपोज कर दिया। नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट्स, जरदारी के फॉरेन अकाउंट्स सब दुनिया के सामने आ गए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक ड्रामा बन के रह गई। केसेस चलते रहे लेकिन कॉन्विक्शंस रेयर द। जितने लोग पकड़े गए उतने हाई पॉलिटिकल डील्स करके छुड़ा लिए गए। और फिर आया इमरान खान का दौर, नया पाकिस्तान का सपना लेकर।
उन्होंने करप्शन के खिलाफ जंग का नारा दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदली नहीं। ब्यूरोक्रेसी वही थी, सिस्टम वही था। उन्होंने पुराने करप्ट लॉग-ऑन को निकलकर नए करप्ट लॉग-ऑन को जगह दे दी। IMF के लोन FIR लिए गए, प्राइसेस और बढ़े और करप्शन के केसेस पे पॉलिटिकल रिवेंज ज्यादा दिखाई दिया। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स के किनारे पर है। डॉलर के म्यूकेबल में रुपये ने रिकॉर्ड गिरावट देखी है। फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ कुछ हाफ टन के इंपोर्ट के बराबर बचे हैं। महंगाई 40% के ऊपर है और पेट्रोल के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज बैंड हो रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पे है और IMF से पैसा लेने के बावजूद भी गवर्नमेंट के पास कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान नहीं। ये सब करप्शन का डायरेक्ट नतीजा है। करप्शन ने सिर्फ इकोनॉमी नहीं खाई, उसने ट्रस्ट खत्म कर दिया। जब लॉग ऑन को लगता है कि टैक्स का पैसा सरकार के पेट में जा रहा है, तो कोई टैक्स देना ही नहीं चाहता। जब इन्वेस्टर को लगता है कि उसका पैसा सेफ नहीं, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता। और जब ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि पनिशमेंट का कोई डर नहीं, तो वो रिश्वत लेना नॉर्मल समझने लगती है। एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपना करप्शन लेवल सिर्फ हाफ तक भी कम कर दे, तो उसकी GDP 2 to 3% हर साल बढ़ सकती है। लेकिन वो तब होगा जब अकाउंटेबिलिटी सच में इम्प्लीमेंट हो, ना कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के लिए। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मैन पावर, लोकेशन, सब कुछ। लेकिन जब सिस्टम खुद के खिलाफ हो, तो पोटेंशियल का कोई फायदा नहीं। जब तक करप्शन एक कल्चर बना रहेगा, तब तक कोई रिफॉर्म काम नहीं करेगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान और साउथ कोरिया दोनों का GDP पर कैपिटा लगभग बराबर था। आज साउथ कोरिया एक डेवलप्ड नेशन है और पाकिस्तान IMF के लोन्स पार जिंदा है। फर्क सिर्फ गवर्नेंस और करप्शन का था। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हर उस देश की है जहां करप्शन को एडजस्टमेंट कहा जाता है। जब लीडर्स ईमानदार नहीं होते, तो मुल्क कभी मजबूत नहीं होता। आज भी पाकिस्तान के पास एक मौका है, अगर सिस्टम को साफ किया जाए, अगर अकाउंटेबिलिटी सच में शुरू हो, अगर मेरिट को पॉलिटिक्स से ऊपर रखा जाए, तो ये देश वापस उठ सकता है। लेकिन जब तक कुर्सी करप्शन से बड़ी है, तब तक अवाम के लिए बेहतर कल सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। जब एक देश के अंदर से ईमानदारी मर जाती है, तो उसके बॉर्डर्स को दुश्मन से बचाने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान टैंक्स से नहीं, टेबल के नीचे दिए गए नोट से हुआ है। आखिर में सिर्फ एक सवाल, क्या पाकिस्तान कभी अपनी लॉस्ट पोटेंशियल वापस पाएगा, या FIR करप्शन उसके नसीब का वो दाग बन चुका है जो कभी धुल नहीं सकता।